हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था लाइट के रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को, जिसमें हम लोगों ने सीखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। इन दोनों टॉपिक को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखा था जिसमें रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ की चर्चा की थी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज भी एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरी टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चर्चा करेंगे। ओके, तो एक न्यूमेरिकल रियल और अपैरेंट डेप्थ पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, ध्यान से देख लीजिए, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। यहां पे देखिए, आपने कल स्टडी किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में डुबो दिया जाए तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है एग्जैक्ट उसकी डेप्थ ना दिख करके हमें उसकी जो है अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है। इट मींस वह ऑब्जेक्ट हमें बॉटम से थोड़ा रेज दिखाई देती है। तो इससे आपने कल देखा था, ये हाइट थी, एक कॉइन आपने ले रखा था, पानी में डिप कर दिया था, जिस बीकर की हाइट थी h और बॉटम पे ये कॉइन था, ये हो गई इसकी रियल डेप्थ। और जब ये व्यूड किया गया वर्टिकली से हट करके तो इसकी जो हमें पोजीशन शिफ्ट नजर आई वो यहां से यहां पे रही और ये h डैश इसकी अपैरेंट डेप्थ रही। फिर हम लोगों ने रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ और इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन कैलकुलेट किया था और रिलेशन से हमें ये पता चला कि जो नॉर्मल शिफ्ट है, जितनी हाइट रेज हुई है बॉटम से उस ऑब्जेक्ट की, वो कितनी है। तो नॉर्मल शिफ्ट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n इंटू रियल डेप्थ। यहां n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह आया हुआ क्वेश्चन हमारे नीट और आईआईटी के एग्जाम में है। ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन ए स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is placed over the mark. How should be the microscope move to get the mark again in focus? It means क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देख लीजिए। कह रहे हैं एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे एक मार्क बना लिया गया है और उसे व्यू किया गया है। कितने सेंटीमीटर उस व्यू किया गया था माइक्रोस्कोप से। और फिर इन्होंने कहा कि उस पीस ऑफ पेपर पे एक ग्लास स्लैब हम रख देते हैं जहां पे हमने मार्क किया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और हम चाहते हैं कि उस माइक्रोस्कोप को कितनी हाइट तक हम रेज करें ताकि हमें पुनः जिस तरीके से हमने फोकस किया था माइक्रोस्कोप विदाउट ग्लास स्लैब, विद ग्लास स्लैब हमें वो ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे दिखाई दे। ओके, ठीक है, तो फिर शुरू किया जाए ये सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है ये कैलकुलेट करना है। इट मीन्स आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, वो कितना है बेटा? 1.5 दे रखा है। ओके, और थिकनेस दिया है ग्लास स्लैब की कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इफ यू राइट T is equal to 3 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ दैट ग्लास स्लैब, और आपको कह रहा है
कि कितना और माइक्रोस्कोप टू गेट द मार्क अगेन फोकस, इट मीन्स कितना उसको आपको रेज करना पड़ेगा ताकि जो आपकी इमेज बन रही थी विदाउट ग्लास स्लैब विद ग्लास स्लैब एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे हो। तो आपको ये शिफ्ट निकालना है यहां से, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 1.5 में से -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें माइक्रोस्कोप को 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट और ऊपर करनी पड़ेगी ताकि जो इमेज हमें दिखाई दे रही थी उसकी हमें फोकस पे दिखाई देने लगी कि स्पष्ट इमेज हम ग्रास की देख पाएंगे। ओके, बात क्लियर हो गई इस सवाल की? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को स्टडी करना है आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे दैनिक जीवन में हमको मिलते हैं। पहले ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल पाथ किसे कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ, जो हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ होता है और ऑप्टिकल पाथ, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब आपने ले रखा है और ग्लास स्लैब की जो डिस्टेंस है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस मान लेते हैं ये x, और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। जब लाइट इस ग्लास स्लैब से होकर के पास करती है, जब लाइट का प्रोपागेशन होता है तो ज्योमेट्रिकल लेंथ आपने मान लिया x है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का बच्चों कितना है? n है। तो ऑप्टिकल जो लेंथ होगी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी, वो किसके बराबर होगी? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। हम लोग जानते हैं लाइट की स्पीड इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट के मीडियम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर के मीडियम के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, है ना? तो ऑप्टिकल जो पाथ लेंथ है, अगर हम उसको t से लिखें तो t बराबर हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ऑप्टिकल पाथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिकल पाथ की। ओके, बात क्लियर हो गई? T इज इक्वल टू n इंटू एक्स। ओके, T इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? n इंटू एक्स। मीन्स ये आपकी T क्या है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अगर आप चाहते हैं कि लाइट कितने टाइम में x ज्योमेट्रिकल लेंथ को क्रॉस करेगी तो टाइम टेकन, टाइम अगर आप निकालना चाहते हैं
तो ये पाथ लेंथ हो गई और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से उसको एयर या वैक्यूम के मीडियम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइट कितना टाइम ली है इस एक्स ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ को कवर करने के लिए। इतनी बात क्लियर होगी सबको? वेरी गुड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का जो फिनोमेना है इसके विषय में पहले ध्यान से आप सुन लीजिए। कहता है जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रोपागेट करती है और उस लाइट रे का जो इंसिडेंट एंगल है एक डिजायर्ड फिक्स या फिर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो वह लाइट रेज दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट ना करके पुनः उसी मीडियम में वापस आ जाती है। लाइट रेज की इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एक सेपरेटिंग मीडिया कंसीडर कर लिया है, ठीक है, एक सेपरेटिंग मीडिया जो कि डेंसर और रेयर मीडियम को अलग करता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेपरेटिंग मीडिया। ऊपर आपका एयर मीडियम है और मान लेते हैं ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि सर हम लोग ये एयर हो गया, ये मान लीजिए आपका डेंसर है, डेंसर मीडियम, यहां से कोई लाइट इंसिडेंट कराएगी और लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को प्रोपागेट कर रही हो, तो उस केस में अगर आपका ये इंसिडेंट एंगल है तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ा दीजिए कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 डिग्री हो जाए। यहां पे ध्यान से देखिए, आपने इंसिडेंट एंगल को आई की वैल्यू और बढ़ा दी और इस आई की वैल्यू को इतना रेज कर दिया कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे थी वह इस सरफेस के टेंजेंटली रिफ्रैक्ट हुई है। इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो इस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। जिस इंसिडेंट एंगल पे लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वह 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब अगर इस क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा दे तो लाइट जो है दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट ना हो करके उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तब ये हो गई आपकी TIR, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ये कब है, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तब लाइट जो है दूसरे मीडियम में ना जा करके पुनः उसी मीडियम में वापस आ गई है।
अब यह लाइट रेज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगी, रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ओके, लाइट जो ये रे है अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को फॉलो करेगी, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जो इंसिडेंट एंगल होगा वही हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर ये किस कंडीशन पे पॉसिबल है? तो अगर हम बात कंडीशन की करते हैं, कंडीशन फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट करना चाहिए डेंसर मीडियम, और ऑब्जर्वर lies in rarer medium. It means light must passes, that is light must passes from denser medium to rarer medium. लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो इंसिडेंट एंगल है वह इंसिडेंट एंगल सर्टेन डिजायर्ड एंगल, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल, उस एंगल से उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके, इस मीन्स यहां पे देख रहे हैं आप इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये TIR के लिए कंडीशन है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें ध्यान से, देखिए इस बात को, अगर हम यहां स्नेल्स लॉ लगाएं इस पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा? साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, क्योंकि लाइट कहां से जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ये आपका मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। तो आपका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो एन डी आर हम राइट डाउन कर देते हैं, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो यहां पे जो वैल्यू आप राइट डाउन करेंगे वो बराबर होगी किसके? 1 अपॉन साइन ऑफ सी। किसके होगी? 1 अपॉन साइन ऑफ सी। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने ले रखा है वो 90 डिग्री हो गया। तो आर एन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। इट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्रिटिकल एंगल दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दूसरी बात, जो लाइट की वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन refractive index of the medium. So it is directly proportional to critical angle, है ना? तो लैम्डा जो कि आपने लाइट रे यूज किया है, proportional to 1 upon n refractive index of the glass slab is directly proportional to sin c. ठीक है बेटा, जो क्रिटिकल एंगल होता है, अगर हम बात करें क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए, तो ग्लास मटेरियल का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल वाटर मटेरियल के लिए अगर हम यूज करें
तो वाटर मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होता है वह 49 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर क्रिटिकल एंगल हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है बेटा? 24 डिग्री होता है। इट मींस अगर इंसिडेंट एंगल किसी इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट एंगल 24 डिग्री से ज्यादा हो गया तब लाइट का TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन refractive index of a material when temperature is increased? जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की घट जाती है। ठीक है, और जब ऑप्टिकल डेंसिटी घट जाएगी तो उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मटेरियल का क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ गए। अगर हम एप्लीकेशन की चर्चा करें TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बेटा इसके कई सारे इलस्ट्रेशन हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे मिराज फॉर्मेशन इन डेजर्ट एरिया, जहां पे जानवरों को ये शक होता है कि पानी है जो है सतह पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो इमेज बन जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि TIR की वजह से, एटमॉस्फेरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो फॉर्मेशन है मिराज का, ये पेड़ पौधों की इमेज जमीन पे लहराती हुई हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो जानवर होते हैं दूर से देखने पे लगता है कि उनको पानी है, पानी पे इमेज बनी हुई है, लेकिन सच में वहां पे पानी पे इमेज नहीं बनी होती है ना। तो ये एक मिसगाइड होता है जानवर डेजर्ट एरियाज में। दूसरा इसका एप्लीकेशन है इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लाइट का या एनर्जी का प्रोपागेशन एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी सेंड कर सकते हैं। तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग लाइट का प्रोपागेशन एक जगह से दूसरे जगह तक विदाउट डिक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम सेंड कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, पहले जब टेलीफोन हुआ करते थे तो टेलीफोन जो है उनके कई सारे कनेक्शन हम लोगों को करने पड़ते थे। तो कई सारे कनेक्शन एक पतले से वायर में नहीं हो पाते थे क्योंकि तब हमें एक सिग्नल के लिए एक वायर की जरूरत पड़ती थी। तो चूंकि इनकी थिकनेस जो है बहुत पतली होती है, लगभग जो है 1 माइक्रोमीटर के आसपास अपनी हेयर के डायमीटर के बराबर की होती है। इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की जब टेक्नोलॉजी आ गई तो हम जो कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए और हम एक ही वायर में कई सारे कनेक्शन करके यहाँ से दूसरे जगहों तक एक साथ कम्युनिकेट कर पाते थे। तो ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज होता है। दूसरा, इसी तरीके से जब साउंड की बात करते हैं, जो स्टेथोस्कोप होता है वहां पे भी जो साउंड होता है उसका भी TIR होता है और वो भी एनर्जी जो हार्ट बीट होती है, डॉक्टर रीड करता है स्टेथोस्कोप से, वो भी उसी फिनोमेना से हमको सुनाई देती है। बात क्लियर हो गई। एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करने वाला जो है प्रिज्म, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट कर पाते हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री, या फिर ऑब्जेक्ट को विदाउट डेविएशन ऑफ लाइट रेज भी हम लोग इमेज को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि कैमरा का जो काम होता है रोटेशन, फोन में आप लोग इमेज को रोटेट करते हैं, उसी तरीके से एक जो है
रोटेटिंग प्रिज्म होता है, राइट एंगल प्रिज्म होता है, जिसका यूज हम लोग TIR का एप्लीकेशन करके किसी इमेज को 180 डिग्री 360 डिग्री रोटेट करा पाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई। आज हम लोग TIR के एप्लीकेशन का एक एग्जांपल देखते हैं फील्ड विजन में, है ना, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था। तो किस तरीके से एक फिश है जो कि स्विम कर रही है और वो कितना अपनी आंख से कितना सरफेस एरिया को देख सकती है, उसके फील्ड विजन की चर्चा हम लोग करेंगे। ओके, TIR हम लोग पढ़ रहे हैं। है एप्लीकेशन TIR का, कहता है फील्ड ऑफ विजन ऑफ ए फिश और स्विमर। कोई फिश या स्विमर है, पानी में है, डेंसर मीडियम में है, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, वह कितना देख सकता है, कितने सरफेस एरिया को ऊपर, उसी को हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर? तो ध्यान से देखिए। चलिए मान लेते हैं कि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम दैट मीन्स वाटर है, वाटर में ये एक फिश है और फिश की ये आई है, ये ऊपर देखना चाहती है। ठीक है, अब ये जो फिश है ये टॉप सरफेस से, क्योंकि ऊपर का मीडियम आपका एयर है, कितनी डेप्थ पर है, मान लेते हैं इसकी जो डेप्थ है, हाइट है, वो h है, और ये फिश जब यहां से देखेगी, मान लेते हैं इसका लास्ट वाला पोर्शन यहां तक है, ये हो गया। ये अगर नॉर्मली देखती है लाइट को, लाइट इंसिडेंट होगी और उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर से लाइट आएगी और ये इस ऑब्जेक्ट, जो बाहर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को देख पाएगी, है ना। बात क्लियर होगी इतनी? वेरी गुड। अब मान लीजिए सन राइज है यहां पे और लाइट रे आ रही है और उसे इसी तरीके से ये लाइट चली जाएगी। ओके, ये हो गया आपका एक रेंज जहां तक वो देखेगी। अब चूंकि ये हाफ बनाए एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें तो ये पोर्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा उसका फील्ड विजन। यहां तक वह ये सरफेस एरिया वह फिश चेक करेगी। ये हो गया उसका इंसिडेंट एंगल जो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। यहां पे ये आई है,
जो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये फील्ड विजन हो गया। यहां से आई की जो हाइट है टॉप सरफेस से एयर से, वो कितनी है, h है, ठीक है। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहता है कि इस फिश या स्विमर का जो फील्ड विजन है वो कितना होगा, वो कितने फील्ड ऑफ व्यू को देखेगी। इट मींस अगर हमें इसकी रेडियस पता चल जाए, इस सर्कल की रेडियस हमको पता चल जाए, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो उतने फील्ड ऑफ विजन या फील्ड ऑफ सरफेस एरिया को यह फिश देख सकेगी। और यहां तक अगर कोई है ऑब्जेक्ट तो वो उसकी इमेज वो बन जाएगी उसकी आंख पे, और वो वहां तक पूरा का पूरा फील्ड विजन देख सकेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो बच्चों। तो अगर ये एंगल C है तो ये वाला एंगल कितना होगा, C, और ये वाला भी एंगल C। तो इसीलिए इस पोर्शन को बोला जाता है अपेक्स। तो कहता है अपेक्स एंगल कितना है, अपेक्स एंगल इस विजन का हो गया 2C। अपेक्स एंगल कितना है बेटा, 2C है। और 2C चूंकि वाटर सरफेस है, वाटर एयर सरफेस है, तो C का मान कितना होता है 49 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 98 डिग्री वाटर एयर सरफेस के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई? अब R की वैल्यू अगर बात करें तो R इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो वैल्यू आएगी H tan ऑफ C। क्या वैल्यू होगी, H tan C। ये हो गई रेडियस इस फील्ड विजन की, R इज इक्वल टू H tan ऑफ C। ओके, जो R बराबर होगा H अपॉन अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर के, जहां n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ये वैल्यू आप n स्क्वायर माइनस 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। h अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 हम डेरिवेशन कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो जो रेडियस है r इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अब अगर बच्चे मेरे कहते हैं कि सर n वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख सकते हैं, है ना। और जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप राइट डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, बोलिए 3/4 कितना होता है, 3/4 कि 4/3, 4/3। वेरी गुड। तो 4/3 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 9 का 3 ऊपर चला जाएगा। तो फॉर वाटर उसके लिए जो फील्ड विजन की रेडियस होगी वो कितना हो जाएगा 3h अपॉन अंडर रूट 7, है ना। बात क्लियर होगी? वेरी गुड, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फार्मूला क्लियर है? चलिए एक न्यूमेरिकल राइट डाउन करते हैं। और वो न्यूमेरिकल है क्या,
हम लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ए ग्लोइंग बल्ब इज प्लेस्ड, ए ग्लोइंग bulb is placed at a depth of root 7 meter in a pond of water of refractive index four upon 3. What is the minimum diameter? What is the minimum diameter of an opaque circle disc, of an opaque circle disc placed on the surface of water, placed on the surface of water so that the bulb is not visible, so that the bulb is not visible. Okay? क्वेश्चन रीड करिए सब लोग, क्या लिखा है? ए ग्लोइंग बल्ब इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ ऑफ रूट 7 मीटर इन ए पॉन्ड ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ एन ओपेक सर्कल डिस्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सो दैट द बल्ब इज नॉट विजिबल. आपको इसे सॉल्व करना है सेम जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में ये है कि एक बल्ब है यहां पे रखा हुआ है और ये आपका है वाटर और एक डिस्क इस सरफेस पे रख दी गई है. ओके, तो कहता है कि ये बल्ब फिर विजिबल ना हो इसकी रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है ना, मिनिमम रेडियस आपको निकालनी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है. तो आप अगर यहां पे बात करें तो लाइट ये है आपकी, नॉर्मल हो गया ये आर है. और मिनिमम की बात करता है, अगर ये यहां पे अगर बात करते हैं आप तो यहां लाइट आती, फिर ये जो लाइट होता उसका क्या हो जाता बेटा, TIR हो जाता. यहां पे भी आप करते तो लाइट आती और फिर उसी मीडियम में वापस आ जाती, यहां पे भी TIR, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है. लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, ये अपेक्स एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है इसका, ठीक है. और इसकी डायमीटर तक कितनी हो जाएगी, ये D हो जाएगी, ताकि ये दिखे ना, इससे थोड़ा सा इसको ज्यादा करना पड़ेगा. ओके, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो अभी अभी हमने आपको जो फार्मूला बताया कि जो रेडियस आपको निकालनी है, रेडियस मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है आपका फार्मूला, कि ये जो है बल्ब कितनी डेप्थ पे है टॉप सरफेस से, उसकी हाइट अगर आपको h है तो h/√,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। यहां पे जो h है वो कितना दिया है, √7 मीटर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 दिया है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मिनिमम रेडियस कितनी होगी फील्ड ऑफ विजन की। तो h की जगह पे आपको √7 लिखना होगा, डिवाइडेड बाय n की जगह पे √, n की वैल्यू आपकी क्या है 4/3। तो 4/3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 9। 16 डिवाइडेड बाय 9 आप लिखेंगे अगर, है ना, तो ये 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 16 में से 9 कम करेंगे तो हो जाएगा 7/9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3/√7 डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना हो जाएगा आपका √7, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। जी बच्चों, क्लियर, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7 कट गया तो कितना आ गया, ये R मिनिमम 3 मीटर, है ना। और आपसे पूछा क्या था, डायमीटर। तो डायमीटर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर D इज इक्वल टू 2R मिनिमम हो जाएगा, बराबर 2 × 3 बराबर 6 मीटर। इट मीन्स 6 मीटर डायमीटर की बड़ी की डिस्क रखनी पड़ेगी, ताकि लाइट की बल्ब की इंटेंसिटी को आप क्या कर सकें, रोक सकें, और लाइट से बाहर, लाइट जो पानी में बल्ब रखा था उसकी लाइट बाहर रेयर मीडियम में ना आ सके। क्लियर हो गया, नोट करिए इसको। इसे पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एक लेंस या स्फेरिकल सरफेसेस की चर्चा करेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग लेंस के विषय में स्टडी करेंगे, है ना। लेंस मेकर फार्मूला, जहां पे हम लोगों को पढ़ना होगा लेंस मेकर फार्मूला, और लेंस मेकर फार्मूले से लेंस के फार्मूले का डेरिवेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग TIR का एप्लीकेशन, जहां पे हमने आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर के विषय में। ऑप्टिकल फाइबर में 2 मटेरियल होते हैं, एक का उसका क्रोड होता है, एक क्लैडिंग लगा रहता है। इनर वाले पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। लाइट उसमें इस तरीके से इंसिडेंट कराते हैं ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो कर सके लाइट। इट मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा उसका इंसिडेंट एंगल होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग आज पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके जो एग्जाम में आए होंगे वो आप लगा लीजिएगा। कल हम लोग फिर जो है रिफ्रैक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।